सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश के स्टील मैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, नाम बताइए। तो आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। तो देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का अभी निधन हो गया। उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। और धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2008 में सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, पर अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, अभी आप जानते होंगे दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, जिनका नाम था अमो हाजी। वे कहां से थे? वे ईरान से थे। गंदा आदमी क्यों कहा गया? दशकों से वो नहाए नहीं थे। और पाकिस्तान के परमाणु बम जनक का निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादर। और भारतीय इंटरनेट के जनक का भी निधन हो गया, उनका नाम था बीके सिंघल। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी कौन? जयंती पटनायक, उनका भी निधन हो गया। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, वो कर्नाटक से थे, उनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, इनका भी निधन हो चुका है। और अभी 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, इनका भी निधन हो गया, ये पश्चिम बंगाल से थे। अच्छा, कन्नड़ के कबीर के नाम से कौन फेमस थे जिनका निधन हो गया? इब्राहिम सुतार। और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक किसे कहा जाता है? नरिंदर सिंह कपानी को कहा जाता है, उनका भी निधन हो गया। इसी तरह से भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, यानी कि इंडियन पीएसयूज के फादर कहा जाता था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को, इनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, इनको भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर योट्टा D1 का लोकार्पण अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसे सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा 250 मेगावाट की क्षमता वाले डाटा सेंटर को 1500 करोड़ रुपए में 3 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया है। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। अच्छा चलो आप बताओ, अभी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और अभी भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? उड़ीसा ने। और अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना था कौन सा? कोलकाता। और मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला का पहला राज्य कौन सा बना था? तमिलनाडु बना था। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां पे किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। और बताओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। लेकिन बात तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा सिडबी का। और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। आपको याद है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खोली गई? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? लखनऊ में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और अभी हमने पढ़ा था देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये होगा तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में। और अभी अयोध्या में नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पे रखा गया था। एक वाराणसी आपको याद है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी है वाराणसी 2022-23 के लिए। और वाराणसी से ही आपको याद आएगा रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी ही है। अभी उत्तर प्रदेश ने संभव पोर्टल भी लॉन्च किया था। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना था आगरा। स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था, कहां से? श्रावस्ती जिले से। अभी सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आप याद रखना है रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी लक्ष्मी भंडार योजना का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल से।
तो पश्चिम बंगाल की है ये लक्ष्मी भंडार योजना। और ये भी न्यूज में क्यों है, तो इसने अभी महिला व बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार जीता है। बात करें इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने कब लॉन्च किया था, अगस्त 2021 में। इसमें सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है। मतलब इसमें सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये और ST/SC वर्ग के लिए 1000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। तो याद रखना, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए पश्चिम बंगाल ने जो योजना शुरू की थी उसका नाम क्या है, लक्ष्मी भंडार योजना, जिसने अभी स्कॉच पुरस्कार जीता है महिला व बाल विकास श्रेणी में। स्कॉच पुरस्कार की बात करें तो 2003 में इसे स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है उन लोगों को, उन परियोजनाओं को या उन संस्थानों को मान्यता देना जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अब ये योजना आपने कहा पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यही होगी, कोलकाता मेट्रो। ये हुगली नदी के नीचे चलेगी। कोलकाता में आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के जो पूर्व गवर्नर हुआ करते थे जगदीप धनखड़, वो अभी हमारे 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बताओ मुझे, कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पे रखा गया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। और अगर आपसे पूछे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये यहीं पे मिलेगा आपको। जो कोलकाता हवाई अड्डा है उसी का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पश्चिम बंगाल में ही खोला गया है भारत का पहला टायर पार्क। अभी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची इंटेंजिबल साइट्स में शामिल किया गया था। और कौन से नंबर की बनी थी ये, 14 नंबर की। अभी पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा 7 नए जिले बने थे, पहले 23 थे, तो अब टोटल 30 हो गए। और अगर पूछे कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर, यह है कोलकाता, पढ़ चुके हैं हम। एक पियाली बैसाख का नाम भी याद रखना, ये पश्चिम बंगाल की पर्वतारोही है, क्योंकि अभी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। देखो यहीं पे आपको सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको याद रखना आप पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी ने। केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, एक तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है और एक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। हरदीप सिंह पुरी इनका नाम है और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। और अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना लिखी है। आपको याद है अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग देना। बाकी शशि थरूर अभी इन्होंने कहा है ये BR अम्बेडकर के ऊपर एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। बिमल जालान जो कि RBI के पूर्व गवर्नर है, फ्रीडम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक इन्होंने लिखी है अभी। और इसी साल स्टार्टिंग में इनकी एक और बुक आई थी द इंडिया स्टोरी नाम से, वो भी याद रखना। और PC बालासुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नाम से इन्होंने एक बुक लिखी है। और बुकों से संबंधित एक प्रश्न आप जरूर याद रखना, वैसे कई बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं तो आपको ये याद हो गया होगा कि किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, तो आंसर होगा झारखंड। और बुक से रिलेटेड 2 डे और है, जैसे कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये 2 अप्रैल को होता है। और एक है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये 23 अप्रैल को होता है। याद रखना ये, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसने डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो आंसर होगा RBI ने। तो अभी RBI ने डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट है और इसके तहत RBI ने 1 नवंबर से डिजिटल रुपये का पहला पायलट परीक्षण शुरू कर दिया। तो आप कह सकते हो RBI का ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की अपनी योजना की दिशा में एक कदम है। डिजिटल रुपया आप समझ गए, वही डिजिटली करेंसी वाली बात है, मतलब सेंट्रल बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है ये। तो करेंसी के इस इलेक्ट्रॉनिक रूप को जिसका उपयोग संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस लेन देन में किया जाता है उसी को डिजिटल रुपया हम कहेंगे।
डिजिटल करेंसी कहेंगे। अब बात आरबीआई की है तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किसकी समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो यंग हिल्टन आयोग। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। गवर्नर से भी दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसके पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा सीडी देशमुख। आरबीआई के लोगों से भी प्रश्न बन जाता है कि इसमें जो पेड़ है वो कौन सा है? पाम ट्री है, ताड़ का पेड़। और उसके आगे जो जानवर खड़ा है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। आपको याद है अभी आरबीआई ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए अभी किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था? तो आंसर होगा बीपी कानूनगो। अच्छा बताओ आरबीआई ने अभी ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया था? 1,00,000 रुपए। और अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने थे। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये कौन सा राज्य बना? तो आंसर होगा गुजरात। तो ये सब याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व शहर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा एक्ट लोकल टू गो लोकल। तो वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को उजागर करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2014 में मनाया गया था और इस बार शंघाई चाइना 2022 में इसकी मेजबानी कर रहा है। थीम क्या है इसकी? एक्ट लोकल टू ग्लोबल। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन, 2 पॉइंट याद रखना। किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेड बुल के। कहां से रहने वाले हैं ये डच प्लेयर हैं, यानी कि नीदरलैंड से हैं ये। और अभी इन्होंने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। अब 2-3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, उतने आप याद रखना। 1-2 प्रश्न तो इन्हीं से बन जाएंगे कि अभी किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। आपसे पूछेंगे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो भी आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछ लेगा तो आंसर हो जाएगा जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलन थॉम्पसन हेरा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो भारत है ये किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। अभी सेबेस्टियन वेट्टेल का नाम भी न्यूज में था, इन्होंने कहा संन्यास लेंगे ये इस साल के बाद। तो पूछा जा सकता है उनका संबंध किस कार से है, मतलब कार कंपनी से है? तो रेड बुल के ड्राइवर है वो। तो यहां से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में आयकर विभाग ने राष्ट्र एकता दिवस पर कौन सी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा हरित आयकर। तो अभी आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्र एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर के अवसर पर हरित आयकर पहल शुरू की है। हरित की फुल फॉर्म भी है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। तो इस पहल के तहत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड वेगन डे। वेगन डे बोलना ज्यादा सही रहेगा, मैं बताऊंगा क्यों। ये हमने मनाया कब? 1 नवंबर को। तो हर साल इसे 1 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड वेगन डे के रूप में। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, इसको शाकाहारी बोलने की जगह वेगन बोलना ज्यादा पर्याप्त रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं और ये है वर्ल्ड वेगन डे। दोनों में इतना सा अंतर है, जो वेजिटेरियन कहलाते हैं वो लोग मीट वगैरह मांस मच्छी ये नहीं खाते हैं, लेकिन वो काऊ से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, ये सब खाते हैं। वेगन में वो लोग आते हैं जो एनिमल से मिली हुई किसी भी चीज को नहीं खाते। बात मीट मांस की नहीं है, बात दूध की भी है, बात दही की भी है, ये भी तो जानवरों से ही मिल रहा है, तो वो इसको भी नहीं खाते। तो वीगन उनको कहा जाता है, वेगन। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे वो 1 अक्टूबर को होता है, ये वर्ल्ड वेगन डे है जो 1 नवंबर को होता है। वैसे मैं आपको बता दूं 1 नवंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है। जैसे कि
मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा HDFC एर्गो। तो अभी HDFC एर्गो ने किसानों के लिए सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जहां एक सैटेलाइट आधारित सूचकांक का उपयोग स्थानीय कृषि स्तर कवरेज प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये कृषि के जीवन चक्र में बुआई से लेकर कटाई तक उपग्रह आधारित डेटा के आधार पर व्यापक कवर प्रदान करेगा। HDFC एर्गो की स्थापना होती है सन 2002 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO रितेश कुमार है। अभी आपको याद होगा, HDFC एर्गो ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लॉन्च किया था। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो पहला पॉइंट तो याद रखना भी, इसके नए MD CEO बन गए। क्या नाम है? किशोर कुमार पोलू दासू। अभी SBI जनरल इंश्योरेंस क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था, एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था, हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। बजाज आलियांज की बात करें तो इसके नए MD CEO बन गए तपन सिंघल। और तपन सिंघल को तपन कुमार डेका के साथ कंफ्यूज मत करना, वो इंटेलिजेंसी ब्यूरो के हेड हैं डेका और ये हैं सिंघल। बाकी बजाज आलियांज अभी इसने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, केयर फॉर हॉकी कैंपेन शुरू किया था, तो इस कारण से ये सब चर्चा में थे। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था आपसे कि सुल्तान जोहर हॉकी कप को किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इसकी PDF पे आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।